हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं वी आर डिस्कसिंग पीवी शैले's पोएम टू अ स्काईलार्क. 6 stanzas we have already discussed. Today we will discuss stanza 7 and 8. Stanza 7 is like this. The poet is talking to the bird skylark. कवि जो है वो स्काईलार्क पक्षी को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है और उससे कुछ पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? What thou art we know not, what is most like thee. What thou art. Thou means you. Thou. Thou means you. You. Art means are. यानी what you are. तुम क्या हो? We know not. हम नहीं जानते. हमें पता नहीं है कि स्काईलार्क पक्षी तुम क्या हो. We do not know the real nature of you because you remain so aloof and afar from us. I do not know what your real nature is. What is most like thee. Thee means you. तो क्या तुम्हारा व्हाट इज़ योर रियल नेचर, तुम कैसे हो और तुम कैसे दिखते हो. व्हाट इज़ मोस्ट लाइक दी. नहीं, दिखने को तो जानते हैं, उसका ही मस्ट हैव सीन हाउ इट लुक्स लाइक, बट व्हाट इज़ इट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर. इसकी और क्या विशेषताएं हैं, वो क्या हैं. दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. मुझे पता नहीं है कि आप कैसे दिखते हो. From rainbow clouds there flow not drops so bright to see. अब एक कंपैरिजन कर रहा है पोइट कि रेनबो ड्रॉप्स, जब बारिश होती है तो उसके बाद रेनबो आता है. तो रेनबो क्लाउड्स, जो रेनबो कुछ क्लाउड्स, उस समय कुछ बादल भी होते हैं आसमान में जिस समय रेनबो होता है, और कुछ बूंदें जो है बारिश की गिरती हुई भी रहती हैं और रेनबो भी आ जाता है. तो उस समय का जो एटमॉस्फेयर होता है स्काई में, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर वो दिखता है. तो उस समय रेनबो क्लाउड से भी जो ड्रॉप्स गिरती हैं, जो बारिश होती है, इट इज़ नॉट सो ब्राइट टू सी. इतनी ब्राइट नहीं होती. ब्राइट से यहाँ मतलब है नॉट ओनली चमकदार, सुंदर. The rain flowing from the या falling from the rainbow clouds is not as beautiful as thy voice. जैसे लास्ट लाइन में देखिए, as from thy presence showers her rain of melody. As from thy presence, thy means your, thy, thy means your यानी स्काईलार्क. जैसे तुम्हारी प्रेजेंस में, यानी जब तुम होते हो, व्हेन यू द स्काईलार्क बर्ड इज़ अराउंड मी, जब तुम मेरे आसपास होते हो, एंड यू सिंग योर मेलोडियस सॉन्ग, और तुम अपना मधुर गीत गाते हो, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि एक देयर इज़ हैपनिंग अ रेन ऑफ मेलोडी. ऐसे लग रहा है जैसे मधुर स्वरों की बारिश हो रही है. शावर मीन्स जैसे पानी का ऊपर से गिरना, झरना, शावर झरने को भी कहते हैं. तो ऊपर से जो बौछार, हाँ, शावर के लिए सही शब्द है बौछार, जब बूंदों की बौछार ऊपर से हो रही है, तो उसी तरह ऐसे लग रहा है जैसे मधुर स्वरों की बौछार कहीं से हो रही है. तो जो तुम्हारे मीठे स्वर हैं, स्काईलार्क पक्षी के मीठे स्वर हैं, वो इतने मीठे लगते हैं जितने जो रेनबो क्लाउड्स, जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं, और उनसे गिरती हुई बूंदें जो हैं वो भी इतनी सुंदर नहीं दिखती, नहीं प्रतीत होती जैसे तुम्हारे मीठे स्वर, स्काईलार्क पक्षी के मेलोडियस वॉइस. तो इसको बच्चों आप रिवाइज कीजिएगा. स्टैंजा 7 है,
अब हम स्टैंजा 8 डिस्कस करते हैं। Like a poet hidden in the light of thought, singing hymns unbidden till the world is wrought. In this stanza, the poet is comparing skylark with the poet. स्काईलार्क पक्षी की तुलना जो है वो कवि से कर रहा है, पोइट से कर रहा है। बीबी शैले इज कंपेयरिंग द स्काईलार्क बर्ड विद द पोइट्स, जो कवि होते हैं उनके साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है। फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हैं, सिमिली यानी जब किसी की तुलना की जाती है, और लाइक, एज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो पहली पंक्ति में आप देखिए, सी इन द फर्स्ट लाइन, लाइक अ पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। तो यहाँ लाइक वर्ड आया है, दैट मीन्स यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है जिसमें स्टैंजास के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वहाँ पर भी मैंने इसको मेंशन किया है, तो आप लोग भी इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो है इट हैज़ बीन यूज्ड। तो जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और उसके बाद नीचे नोट में लिखकर आप लिखेंगे कि हियर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन, और फिर लाइन आप उसको डैश करके ये लाइन लिख दीजिएगा, लाइक अ पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। तो इससे आपके जो है वो मार्क्स ज़रूर 1 या 2 नंबर का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। लाइक पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। तो जैसे कि कोई, लाइक अ पोइट, जैसे कोई पोइट हो, जैसे कोई कवि हो, और कैसा कवि, हु इज़ हिडन, जो कि छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ से यहाँ मतलब है हुज पोएम्स आर नॉट नोन, जिसकी अभी छुपा क्यों है, क्योंकि उसकी कविताओं के बारे में, उसकी राइटिंग्स के बारे में किसी को पता नहीं है। तो हिडन का मतलब है अननोन। हिज आइडियाज़ एंड पोएम्स आर अननोन, हिज टैलेंट इज़ अननोन टू दी वर्ल्ड। उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो आइडियाज़ हैं, उसके जो विचार हैं, वो अभी संसार को पता नहीं है। और वो कहाँ खोया रहता है कवि, इन द लाइट ऑफ थॉट, ही इज़ ऑब्जर्व्ड इन हिज ओन थॉट्स। क्योंकि कवि हैं, वो अपने कई विचार उनके मन में आते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ही हिमसेल्फ इज़ ऑल्सो लॉस्ट इन दी थॉट्स ऑफ हिज माइंड्स। अपने मन के विचारों में जो है वो कवि खोए हुए हैं। ऐसा कवि जो अपने में ही खोया हुआ है। तो ऐसा लगता है जैसे ये स्काईलार्क पक्षी जो है ये भी अपने में ही खोया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो एब्जॉर्ब इन इट सेल्फ, इट डज नॉट बॉदर वेदर हु इज़ लिसनिंग टू इट्स वॉइस एंड हाउ दे आर रिएक्टिंग, कि बाकी लोग उसकी आवाज़ कैसे सुन रहे हैं या उनको कैसा लग रहा है, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंगिंग हिम्स अनबिडन टिल द वर्ल्ड इज़ रॉट। और ये जो कवि और स्काईलार्क दोनों की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं पीबी शैले। सिंगिंग हिम्स, अब हिम्स के यहाँ दो मतलब है। हिम्स का मतलब वर्सेस, कविताएं भी हैं। जो कवि एक कविता लिखता है उस संदर्भ में हिम्स का मतलब कविता है। वर्स, VERSES, द पोइट सिंग्स इट्स वर्सेस, अपनी कविताएं जो हैं वो गाता है, लिखता है। और द स्काईलार्क बर्ड सिंग्स इट्स सॉन्ग, उसके संदर्भ में हिम्स का मतलब है सॉन्ग। जो स्काईलार्क पक्षी है वो अपना गीत गाता रहता है। अनबिडन, अनबिडन, अनइनवाइटेड, नोबडी आस्क देम टू राइट और सिंग, कोई उनसे कहता नहीं है कि आप लिखिए या आप गाइए। दे डू इट ऑन देयर ओन फॉर दी हैप्पीनेस ऑफ देयर सोल, उनको अच्छा लगता है इसलिए वो गाते हैं या लिखते हैं। नोबडी इज़ इन्वाइटिंग देम टिल द वर्ल्ड इज़ रॉट। अब रॉट का मतलब होता है बेटा डेकोरेटेड, यानी किसी चीज़ को सजाना। तो वो अपना जो टैलेंट है, जो आर्ट है उनके अंदर, जो कला है, उससे अपना काम कर रहे हैं, अपना गीत लिख रहे हैं। स्काईलार्क पक्षी सिंगिंग इट्स सॉन्ग, और धीरे धीरे अपने इस आर्ट से, अपने स्किल से दे आर डेकोरेटिंग दी
world. They are giving this talent to the world, and the world will sooner or later be benefited by their दिस आर्ट ऑफ सिंगिंग एंड राइटिंग पोइट्री। तो जो इनकी जो कवि और स्काइलार्क पक्षी की जो कला है, इसको वो किसी के कहने से नहीं कर रहे, नीदर दे आर प्रोपोगेटिंग, ना ही वो अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्किल है, जो कला है, इससे जो संसार है, वर्ल्ड है, इट विल सूनर और लेटर बी बेनिफिटेड बाय देयर दिस आर्ट। इस आर्ट से, इस कला से, इस टैलेंट से, क्योंकि जो कवि हैं वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और जो कवि के विचार हैं दे जो है हम पढ़ते भी हैं, दे रिफ्लेक्ट अ डीप फिलॉसफी, अ डीप ट्रुथ ऑफ दी वर्ल्ड। एक तरह का सच है, जो विचार जो अपने में व्यक्त करते हैं अपनी कविताओं में, उससे जो है संसार का बहुत लाभ होता है। और जो स्काइलार्क पक्षी है, वो जो गीत गाता है, उसको जो लोग सुनते हैं, उनका मन प्रसन्न हो जाता है। तो दे ऑल आर डेकोरेटिंग, दे आर, वी कैन से, दे आर डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड विदाउट नोइंग इट। अब खुद उनको पता नहीं है, लेकिन वो संसार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट। तो और क्या है, टिल द वर्ल्ड इज रॉट टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट। तो जब तक कि जो संसार है वो उनके इन अच्छे कामों से जो है सज्ज हो जाता है, इट इज़ equipped with, और it is full of their songs, और उसमें क्या संसार में वो क्या फैलाते हैं, टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स। अब होप्स एंड फियर्स का मतलब लिखिए, पोइट्स वाइज वर्ड्स, जो कवि के बुद्धिमत्तापूर्ण जो उसके विचार हैं या शब्द हैं, जब तक कि संसार को वो शब्द पता नहीं चलते, इट हीडेड नॉट, हीडेड मीन्स हीड कहते हैं अटेंशन को, तो जिस पर इस संसार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, ऐसे शब्द संसार तक जब तक नहीं पहुंचते हैं, ये अपना गीत गाते रहते हैं, लिखते रहते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि कोई कवि जो कि जिसका प्रतिभा, जिसका टैलेंट इज़ स्टिल अननोन टू द वर्ल्ड एंड इट इज़ स्टिल एब्जॉर्ब्ड इन इट्स ओन थॉट्स एंड आइडियाज़, अपने विचारों में खोया हुआ है, या वो अपना काम करता रहता है, इट कीप्स ऑन राइटिंग पोइट्री एंड इट्स डीप नॉलेज ऑफ ट्रुथ लिखता रहता है, जब तक कि संसार को उसके इस ज्ञान के बारे में पता चलता है, और द वर्ल्ड इज़ बेनिफिटेड बाय इट्स वाइज वर्ड्स, जो बुद्धिमत्तापूर्ण उसके जो शब्द हैं या विचार हैं, उससे संसार को लाभ मिलता है। तब तक संसार ने उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन उसके पहले भी कवि अपना काम करता रहता है, लिखता रहता है। इसी तरह जो स्काइलार्क पक्षी है, इट कीप्स ऑन सिंगिंग इट्स स्वीट मेलोडियस सॉन्ग वेदर एनीवन इज पेइंग अटेंशन टू इट और नॉट। स्काइलार्क पक्षी भी जो है अपना गीत गाता रहता है, कोई उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, इससे उसको इट इज़ नॉट बॉदर्ड। तो और इस प्रकार वो संसार को सुख प्रदान करता है, क्योंकि स्काइलार्क पक्षी की जो आवाज़ है वो बहुत मीठी है, और उसको जब बाकी लोग सुनते हैं तो उनको एक सुख मिलता है, और अननोइंगली स्काइलार्क पक्षी जो है, ये सुख जो है, दिस हैप्पीनेस इज़ स्कैटर्ड, स्प्रेड बाय द स्काइलार्क बर्ड। तो इसको बच्चों रिवाइज कीजिएगा। आई होप इट बिकम्स क्लियर टू यू। दिस इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट स्टैंजा, इसलिए मैंने थोड़ा एलोबरेट किया है इसको। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा।